हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जून 2014 का क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन। पहले मैं 2011 से लेके 2013 तक अपलोड कर चुका हूं, जून और दिसंबर दोनों। अब 2014 का डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज t, कैपिटल T. The bob is subjected to an additional acceleration of magnitude √3g in the horizontal direction. Assuming small oscillations, the mean position and the time period of oscillation with respect to respectively of the bob will be. यानी कि इस बार क्या दे दिया आपको, पहले तो आपके पास सिंपल पेंडुलम था, ठीक है, इसका मास m था, नीचे ग्रेविटी g लग रही थी, लेंथ इसकी l थी, ये थीटा था, ठीक है। अब क्या कर दिया, और जो टाइम पीरियड था t वो कितना होता है 2 पाई रूट एल बाय जी। अब उन्होंने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अंदर एक एडिशनल √3g ऐड कर दिया, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर √3g ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, अब जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं t डैश, लेंथ तो सेम वही है बट अब ग्रेविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं इसको जी इफेक्टिव या फिर जी डैश ले लेता हूं, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगी, देखो दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, उसका वेक्टर रूल लगाना पड़ेगा एडिशन का। तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है जी, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है √3g, इनके बीच में एंगल कितना है 90। तो जो जी इफेक्टिव आएगा वो कहीं यहां आएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो जो जी इफेक्टिव या जी डैश आएगा वो कितना आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा, यानी कि a और b के बीच में एंगल कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या है 90, तो कोस 90 क्या होता है 0, यानी कि a² प्लस b² का रूट, a कितना है g, तो यानी कि g का स्क्वायर प्लस b कितना है √3g, रूट ये ऐसे आएगा √3g, g बार है तो √3g करेंगे आएगा 3g², ठीक है, का रूट, ये r² होता है, ठीक है। तो g इफेक्टिव कितना आ जाएगा 3g² प्लस g² यानी कि 4g², 4g² का रूट करेंगे 2g, यानी कि जो इफेक्टिव g आ गया वो कितना है 2g। तो यहाँ पे रखो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी, इफेक्टिव कितना है 2 टाइम्स g। अब देखो जो ओरिजिनल टाइम t था वो कितना था 2 पाई रूट एल बाय जी, यानी कि 2 पाई रूट एल बाय जी, और 1 बाय √2 अपना क्या आ गया इस पर एक्स्ट्रा, और ये कितना है जो बचा हुआ है वो t है। तो ऑप्शन कौन सा है अपने पास, देखते हैं t डैश इक्वल टू t बाय √2 का एक ही ऑप्शन है, तो अपने डायरेक्ट इसे टिक कर देंगे। बट रिलेटिव पोजीशन भी उसने पूछा है कि कितनी होगी, ठीक है, तो वो भी निकालना जरूरी है, रिलेटिव पोजीशन वर्टिकल के साथ। तो यहाँ पे देखो ये एंगल कितना होगा, मान लेते हैं ये एंगल अपने पास थीटा है, तो ये थीटा कितना आएगा, ये है आपके पास 2g और ये है आपके पास √3g। इसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये आपके पास g, ये आपके पास √3g, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आया कितना 2g। अब ये एंगल निकालने को बोला रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, तो वो कितनी होगी, मान लेते हैं ये एंगल थीटा या फाई कुछ भी मान लो, ये थीटा मान लेते हैं, यहाँ फाई मान लो। पैरेललोग्राम लॉ से ये कितना हो जाएगा √3g। अब देखो tan फाई कितना होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, स्केल सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि √3g, बेस कितना है ये रहा बेस g, जिससे जी गया tan √3 कितना है, फाई कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि जो रिलेटिव पोजीशन होगी वो तो होगी 60 डिग्री टू द वर्टिकल। देखो एंगल किसका बनाया टू द वर्टिकल, और टू द हॉरिजॉन्टल क्या देगा तो 30 डिग्री, और जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा t बाय √2। तो अपना सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ट्रिक से हो जाएगा इजीली, ट्रिक बताई हुई है। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड कोऑर्डिनेट q, उसका लैग्रांजियन गिवन है ½ m q² माइनस λ/2 q²। ये आपको लैग्रांजियन दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन निकालने को बोल रहा है। तो सबसे पहले तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 1/2 कॉमन आ रहा है, ले लिया q² कॉमन आ रहा है, q² कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है m माइनस λ3, m
माइनस लेमडा क्यू। अब इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड क्या होता है? हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इसके कोरोस्पोंडिंग हैमिल्टनियन कैसे लिखते हैं अपने? पी स्क्वायर बाय 2 दिस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी m। तो ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी यहां कितनी है? m माइनस लेमडा क्यू, यानी कि जो अपना हैमिल्टनियन कितना आएगा? पी स्क्वायर बाय 2 दिस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी। दिस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी कितनी है? m माइनस लेमडा क्यू। पोटेंशियल यहां कुछ दिया नहीं हुआ, तो अपना हैमिल्टनियन कितना आ गया? पी स्क्वायर बाय 2 m माइनस लेमडा क्यू। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। और ये अगर अपने इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे तो प्रॉपर मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी सोल्व करके देख लेते हैं। प्रॉपर मेथड क्या होता है? किन दोनों को चेंज करना है? क्यू डॉट को और पी को, माइनस एल। और एल का क्यू डॉट के साथ डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आता है? पी। एल का क्यू डॉट के साथ डेरिवेटिव करते हैं, पी आता है। क्यू डॉट के साथ डेरिवेटिव करो, कितना आएगा? कॉमन लिया हुआ था अपन ने 1/2 m माइनस लेमडा क्यू, क्यू डॉट स्क्वायर। क्यू डॉट स्क्वायर के साथ करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यू डॉट यानी कि m माइनस लेमडा क्यू, क्यू डॉट। अब क्यू डॉट को गायब करना है। क्यू डॉट को कैसे गायब करेंगे? p बाय m माइनस लेमडा क्यू। तो ये आ जाएगा p बाय m माइनस लेमडा क्यू। एक p पहले ही पड़ा है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस l लैग्रांजियन 1/2 m माइनस लेमडा क्यू। क्यू डॉट स्क्वायर को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट की वैल्यू कितनी है? p स्क्वायर बाय m माइनस लेमडा क्यू का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना। तो इसको क्या करेंगे? एक कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा? पी स्क्वायर बाय 2 दिस इज पी स्क्वायर बाय, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कितना आ गया? 2 m माइनस लेमडा क्यू। तो ये कितना आ गया? 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये आ गया p स्क्वायर। देखो सेम आ गया, बट इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी। ट्रिक जहां लग रही हो तो ट्रिक से सोल्व करो, इजी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। A light source is switched on and off at a constant frequency f, ठीक है। An observer moving with the velocity u with respect to the light source will observe the frequency, यानी कि आपके पास एक लाइट सोर्स दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? f। लेकिन एक ऑब्जर्वर जो कि u स्पीड के साथ मूव कर रहा है और इसने बताया नहीं है कि जो u है वो कंपेरेबल है स्पीड ऑफ लाइट के, लेकिन अपने को ऑप्शंस देके पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। जो आपको u दी हुई है वो क्या है? कंपेरेबल है स्पीड ऑफ लाइट के, यानी कि उसको फ्रीक्वेंसी कुछ अलग दिखेगी, ठीक है। क्योंकि टाइम क्या होता है? डायलेट होता है। टाइम डायलेट होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम डायलेशन का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? t इक्वल टू t0 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट। वी स्क्वायर की जगह यहाँ पे आपको u दिया हुआ है तो इसने यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट लग दिया। ये जो दी हुई है आपको क्या दी हुई है? t0, ये होता है मतलब जो इनर्शियल फ्रेम है आपका, उसके अंदर टाइम, इनर्शियल फ्रेम के अंदर टाइम। और ये होता है अपना डायलेटेड टाइम, जो उस फ्रेम के अंदर होता है जो कि u स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। अब अपन इसको क्या करते हैं? टाइम पीरियड का अगर 1/t कर दे तो वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं करता हूं 1/t इक्वल टू 1/t0, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो 1/t कितनी होगी? इसको क्या करो? t डैश ले लो और इसको यहाँ पे t ले लो, ठीक है। नोटेशन चेंज करने से मीनिंग थोड़ा बदल जाएगा। इसको मैंने t डैश कर लिया, इसको मैंने t कर लिया, क्योंकि जो 1/t आपको दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। उसने बोला ना कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है? f है, तो इसलिए मैंने इसको t ले लिया। 1/t कितना हो गया? f। अब 1/t डैश वो कितना हो जाएगा? f डैश, यानी कि उस फ्रेम में जो u स्पीड के साथ मूव कर रहा है लाइट सोर्स के विद रिस्पेक्ट टू, ये कितना आ गया? 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी दिखेगी अपन को? f 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसमें क्या है? f मल्टीप्लाई में 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो कुछ नहीं किया, टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लगाया, टाइम डायलेशन का इनवर्स ले लिया 1/t, तो उससे अपनी फ्रीक्वेंसी आ गई, तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं 3-4 बार आ रखे हैं जिसमें टाइम को इन्वर्स करके फ्रीक्वेंसी का वो पूछ लेता है। इजी था बिल्कुल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का।
अब क्वेश्चन सारे 5 मार्क्स वाले जो पार्ट सी के अंदर आ रखे हैं, तो उसे ट्राई करें करने की। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे। द कोऑर्डिनेट्स एंड द मोमेंटा xi pi वेयर i गोज फ्रॉम 1 to 3, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x1 x2 x3 p1 p2 p3 ऑफ अ पार्टिकल सेटिस्फाइंग द कैनोनिकल पोजीशन ब्रैकेट रिलेशन। कैनोनिकल पोजीशन ब्रैकेट के रिलेशन को वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो xi है और pj है वो उसने कितना दिया हुआ है, डेल्टा ij। कितना दिया हुआ है, डेल्टा ij। अपने को पता है जो पोजीशन ब्रैकेट x और p का होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 बाय आयोटा h क्रॉस xp का कम्यूटेटर ब्रैकेट। और xp का कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना होता है, आयोटा h कट, आयोटा h कट से आयोटा h कट कैंसिल हो जाता है तो 1 आता है। तो इसने यही दिया है i और j। अगर i इक्वल टू j है तो क्या बनेगा, एग्जिस्ट करेगा ये। और डेल्टा ij कैनोनिकल डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी कि जो डेल्टा ij की डेफिनेशन होती है वो होती है डेल्टा ij इक्वल टू 1 जब i इक्वल टू j है, और जब i नॉट इक्वल टू j है तो वो होता है 0। ये इसकी डेफिनेशन है। इतना अपने को देखने की इसमें जरूरत नहीं है, बट अपन को पता होना चाहिए ये वाली चीज। तो डेल्टा ij 1 तभी आएगा जब ये क्या होगा, सेम। क्योंकि अपन को यहाँ पे i कितना दिया हुआ है, 1 2 3, यानी कि x1 p1 करेंगे तब 1 आएगा, x2 p2 करेंगे तब 1 आएगा, x3 p3 करेंगे तब 1 आएगा। जो क्रॉस टर्म्स होगी ना वो 0 आएगी, क्योंकि जब i नॉट इक्वल टू j हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। आपको इसने क्या दिया हुआ है, c1 दिया हुआ है x2 p3 प्लस x3 p2, ये तो इसने आपको c1 दिया हुआ है। c2 कितना दिया हुआ है, x1 p2 माइनस x2 p1। ये कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन दिए हुए हैं, कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन। एक और क्वांटिटी दी हुई है c3। इफ c3 किसके इक्वल है, c1 c2, जो कि इक्वल है x1 p3 प्लस x3 p1, x1 p3 प्लस x3 p1। ये आपको गिवन है c3, c1 c2 c3। c1 c2 कांस्टेंट ऑफ मोशन है और उनके पोजीशन ब्रैकेट से c3 बन रहा है तो वो भी कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अपन को इसकी जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, वो अपन को ऑप्शंस दे रखे हैं उसने a b c d। उन ऑप्शंस के अंदर उसने क्या दे रखा है, c2 और c3 का पोजीशन ब्रैकेट किसके इक्वल होगा। ऑप्शन दे रखे हैं c1 के इक्वल होगा, माइनस c1 के इक्वल होगा, c1 के इक्वल होगा, माइनस c1 के इक्वल होगा। और एक अपन को क्वांटिटी निकालनी है c3 और c1। ये दो क्वांटिटीज पूछ रहा है अपन को। सारे ऑप्शन जो है ना, मान लो ए ऑप्शन के अंदर मान लो इसकी वैल्यू c1 दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको c2 दी हुई है। बी ऑप्शन के अंदर इसकी वैल्यू आपको दी हुई है माइनस c1, इसकी वैल्यू माइनस c2। ऐसे करके 4 ऑप्शन बना रखे हैं। तो अपन को क्या निकालना है, c2 c3। c2 गिवन है, c3 गिवन है, इजीली अपने क्या कर लेंगे, पोजीशन ब्रैकेट निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं c2 c3। c2 कितना है, x1 p2 माइनस x2 p1, और c3 कितना है, x1 p3 प्लस x3 p1। अब ध्यान रखना जो क्रॉस टर्म्स आएंगी, यानी कि जहां i नॉट इक्वल टू j आएगा वो तो हो जाएगी 0, और जहां वो इक्वल होंगे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसीलिए अपने को ये दिया हुआ है। अब अपने सोल्व करते हैं। बस सोल्व करने का क्या तरीका है, पहले ये अपना u हो गया, ये अपना v हो गया, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है तो ऐसे सोल्व कर लो, यानी कि डेल u बाय डेल एक्स, डेल v बाय डेल p माइनस डेल u बाय डेल p और डेल v बाय डेल x। अब इसको x के लिए भी करोगे, फिर y के लिए भी करोगे, और फिर z के लिए भी करोगे। नहीं, यहाँ पे x y z नहीं दिया हुआ, यहाँ पे x1 के लिए करोगे, फिर x2 के लिए करोगे, फिर x3 के लिए करोगे। 3 बार करना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप डायरेक्ट क्या, कम्यूटेटर ब्रैकेट भी पोजीशन ब्रैकेट की तरह ही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका इसके साथ देखो, x1 p2 x1 p3 ऐसे करोगे तो बहुत सारी टर्म बन जाएगी कम्यूटेटर ब्रैकेट में। इससे बढ़िया आप सोल्व करो पोजीशन ब्रैकेट से,
क्योंकि इसके अंदर टर्म्स क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, 1 2 3 4, एक तो ये आएगी, फिर इसका इसके साथ करोगे, इसका इसके साथ करोगे, तो बहुत सारी टर्म्स आ जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। इससे बढ़िया डायरेक्ट करो, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, डेल वी बाय डेल पी आई माइनस यू पी आई, और वी क्या होगा, एक्स आई, और यहाँ पे जो आई है वो जाएगा 1 से 3, क्योंकि अपन को x1 x2 x3 p1 p2 p3, तो अपन निकालते हैं। पहले तो x1 के साथ करो, u का x1 के साथ, x1 के साथ करोगे तो आएगा p2, v का p1 के साथ करो, v का p1 के साथ करो, आएगा x3, माइनस u का p1 के साथ, u का p1 के साथ करोगे माइनस x2, v का x1 के साथ, v का x1 के साथ करोगे आएगा p3। ये तो एक सोल्व हो गया, x1 p1 के साथ सोल्व हो गया। अब क्या करना है, प्लस अब करेंगे सोल्व किसके साथ, x2 p2 के साथ, यानी कि u का x2 के साथ करो, u का x2 के साथ करो, कितना आएगा, माइनस p1। अब क्या करना है, v का u का अपन के साथ, u का x2 के साथ कर दिया, अब v का p2 के साथ करो, v का p2 के साथ, p2 कहीं है नहीं है, तो ये चीज क्या होगी, 0। अब क्या करना है, उल्टा, यानी कि जो u का अपने u का करेंगे p2 के साथ, तो p2 के साथ कितना आएगा, x1, और फिर v का करेंगे x2 के साथ, x2 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी 0 हो गया, तो देखो ये पूरी टर्म 0 होगी। अब x3 p3 की बारी आती है, अब u का x3 में कहीं है क्या, नहीं है, 0 हो गया, माइनस इसका क्या करोगे आप, u का कर दिया आपने x3 के साथ, कोई टर्म ही नहीं है, 0 हो गया। अब आते हैं इधर माइनस इसका p3 के साथ, p3 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, 0, तो यानी कि ये चीज 0 आ गई, ये चीज 0 आ गई, सिर्फ आपके पास एक ही क्वांटिटी बच रही है, ये वाली। इसको थोड़ा सोल्व करके निकलो, अरेंज करके निकलो, कैसा बन रहा है, x3 p2 प्लस x2 p3, तो ये किसके इक्वल है, c2 c3 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, देखो c1 के इक्वल, x3 p2 प्लस x2 p3, तो ये किसके इक्वल आ गया, c1 के। तो जो अपना ऑप्शन है उसके अंदर c2 c3 की वैल्यू c1 के इक्वल है। अब अपन को क्या निकालना है, c3 c1, पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या पता एक ही ऑप्शन दे रखा हूं, नहीं, c1 के 2 ऑप्शन है, तो यानी कि अपन को c3 c1 भी निकालना पड़ेगा। तो c3 c1 भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे अपने, और जब c3 c1 को सोल्व करेंगे, c3 c1 को सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, माइनस c2। ये होमवर्क है, आप खुद सोल्व करोगे, सेम उसी प्रोसीजर सोल्व करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉपी पेन लेके बैठा करो और सोल्व कर लिया करो साथ के साथ। तो c3 c1 कितना आएगा, माइनस c2, यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। c3 c1 की वैल्यू c2 आएगी, और c2 c3 की वैल्यू अपन ने निकाल ली, वो कितनी आई थी, c1, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो, जनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन है, मैंने करवाया भी हुआ है, जब जनरेटिंग फंक्शन का मैंने कंसेप्ट करवाया था उसमें मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड किया था, ये वाला। अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन का कंसेप्ट नहीं समझ आता तो मैंने शॉर्ट तरीके से जनरेटिंग फंक्शन का कंसेप्ट करा रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना और फिर सोल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, q इक्वल टू क्यू स्क्वायर एंड p इक्वल टू p बाय 2q। ये आपको दिए हुए हैं q और p, जो कि डिपेंड कर रहे हैं किस पे, स्मॉल q और स्मॉल p पे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब वो कह रहा है ऐसा कौन सा जनरेटिंग फंक्शन है जो इस को जनरेट करेगा। एक जनरेटिंग फंक्शन होता है जो इन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट करता है, तो वो क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ए ऑप्शन है p बाय क्यू स्क्वायर, बी ऑप्शन है क्यू स्क्वायर p, सी ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बाय p, और डी ऑप्शन है क्यू p स्क्वायर। यानी कि जो अपना जनरेटिंग फंक्शन है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, छोटे q पे और बड़े p पे। जनरेटिंग फंक्शन 4 तरह के होते हैं। जनरेटिंग फंक्शन कैसे बनता है, एक ओल्ड वेरिएबल, एक न्यू वेरिएबल। तो एक ओल्ड वेरिएबल q हो गया, फिर कैपिटल Q, यानी कि 4 जनरेटिंग फंक्शन बनेंगे, एक q,
क्यू, एक क्यू का पी के साथ, पी का क्यू के साथ और पी का कैपिटल पी के साथ, ये 4 बनेंगे। तो अपने को क्वेश्चन में देखो सारे स्मॉल क्यू और स्मॉल कैपिटल पी में है, तो यानी कि ये वाला जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अपना फॉर्मूला क्या होता है, इस जनरेटिंग फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्यू और पी है ना, तो एफ का जब अपने करेंगे किसके साथ, क्यू के साथ, छोटे के साथ करेंगे तो छोटा आएगा पी, ठीक है। एफ का जब आप कैपिटल पी के साथ करोगे तो कितना आएगा, कैपिटल क्यू, कैपिटल के साथ करोगे तो कैपिटल आएगा, स्मॉल के साथ करोगे तो स्मॉल आएगा, क्यू के साथ करोगे तो पी आएगा, पी के साथ करोगे तो क्यू आएगा। और एक बात ध्यान रखना, जो स्मॉल क्यू होता है और कैपिटल पी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन अपना यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मॉल पी, तो इसलिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ये क्या है, कैपिटल क्यू, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। बाकी अगर डिटेल में इसको समझना है तो वो वीडियो देख लेना जो मैंने करवा रखी है। अब देखो डेल एफ बाय डेल क्यू किसके इक्वल है, स्मॉल पी, स्मॉल पी कहाँ है, ये रहा स्मॉल पी, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 क्यू कैपिटल पी, लिख लेते हैं। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, एफ का किसके साथ इंटीग्रेशन करना है, क्यू के साथ, क्यू के साथ इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, यहाँ क्यू की पावर 1 है तो इसका करोगे क्यू स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका क्यू स्क्वायर पी प्लस कुछ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप तो इसमें कुछ कांस्टेंट भी आएगा। अब इसमें सेकंड चेक कर लो, ये कितना आएगा, क्यू इक्वल टू डेल एफ बाय डेल पी, पी कितना है अपने पास, क्यू कितना है, क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू रखनी है ना, क्यू स्क्वायर डेल एफ बाय डेल पी। अब क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन किसके साथ करोगे, कैपिटल पी के साथ, कैपिटल पी इधर है ही नहीं तो एनीथिंग टू द पावर 0 कितनी होती है, 1, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, क्यू स्क्वायर पी प्लस कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं C2, तो ये आ गया जनरेटिंग फंक्शन, ये आ गया जनरेटिंग फंक्शन। अब देखो क्रॉस चेक कर लो, जो दोनों में कॉमन होगा वो अपना टोटल जनरेटिंग फंक्शन होगा, दोनों में कॉमन क्या है, क्यू स्क्वायर पी, तो ये अपना क्या है, जनरेटिंग फंक्शन। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इजी सा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ था। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार फिर से देख लेना, अदरवाइज वीडियो जो अपलोड की हुई है पॉइजन ब्रैकेट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिंग फंक्शन की, वो देख लेना, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वहां मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कहां से क्या आया, और जनरेटिंग फंक्शन क्या कैसे 4 तरह के होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्वेश्चंस भी कराए हुए प्रीवियस ईयर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, रिसेंटली डिस्कवर्ड हिग्स बोसोन at LHC, Large Hadron Collider experiment, has a decay mode into the photon and a Z boson. If the rest masses of Higgs boson, Z boson are 125 gigaelectron volt per c square and 90 gigaelectron volt per c square, and decaying Higgs particle is at rest, then energy of photon. तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, ये दिया हुआ है हिग्स बोसोन, वो डिके कर रहा है किसमें, फोटोन में और Z बोसोन में, ठीक है। इसका मास दिया हुआ है 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और ये आपको दिया हुआ है 90 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और इसका रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है, 0। ये क्या है, रेस्ट पे है, यानी कि जो इसके पास एनर्जी है वो सिर्फ क्या है, रेस्ट मास एनर्जी, और अपने को एनर्जी का फॉर्मूला पता है कितना होता है, एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बट ये रेस्ट पे है तो इसके पास जो एनर्जी है वो क्या है, सिर्फ एम सी स्क्वायर, यानी कि एम एच सी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट सी स्क्वायर। रेस्ट पे है तो मोमेंटा इसका 0 है। अब इस केस पे आओ, इनिशियल मोमेंटा 0 है तो फाइनल मोमेंटा भी 0 होगा, और जो इनिशियल एनर्जी है वही फाइनल एनर्जी होगी, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड करेगा। ये रेस्ट पे है तो इसका रेस्ट मास तो है नहीं, रेस्ट मास फोटोन का नहीं होता, क्योंकि फोटोन जो है वो सी की स्पीड के साथ मूव करता है हर वक्त, तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, सी, तो और जो इसकी मोमेंटा है पी, तो उसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पी सी। ये देखो फॉर्मूला एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो रेस्ट मास इसका होता ही नहीं, तो ये वाली क्वांटिटी 0, ई स्क्वायर किसके इक्वल आ गई, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ई इक्वल आ गया पी सी के, ई इक्वल टू गामा। और ये जो है इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी दोनों है भाई, इसके अंदर रेस्ट मास भी है,
यानी कि ये दिया हुआ आपको, तो रेस्ट मास कितना आएगा mz² c⁴ प्लस p²z c² का रूट, ये इसकी एनर्जी। और फाइनल मोमेंटा देखो 0 होगा। अब दो पार्टिकल है, इसका मोमेंटा 0 है, यानी कि दोनों क्या मोमेंटा इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी 0 आएगा। ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इक्वल होंगे तभी 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं हो सकता। यानी कि जो p फोटोन का होगा वो किसके इक्वल होगा, z बोसोन के। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी बट मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, यानी कि ले लेते हैं इसको p लेट, और यही अपन को निकालना है। वो बोल रहा है एनर्जी फोटोन की कितनी होगी, फोटोन की एनर्जी कितनी है, यही अपन को निकालना है। तो बस अपने पास इक्वेशन है, सोल्व कर लो उसको, आगे कैलकुलेशन ही है। इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी का कंसेप्ट लगाओ और क्वेश्चन को सोल्व कर दो। इनिशियल एनर्जी कितनी है 125, फाइनल एनर्जी ये रही पीसी, क्योंकि पी इक्वल है तो मैं पी गामा और पी जेड को पी लिख रहा हूं, ठीक है। और ये कितनी है mc², m² c⁴, यानी कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं, और ये वैल्यू दी हुई है किसकी, mc² की। रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है mc², m² c⁴, यानी कि 90 का स्क्वायर प्लस p² c²। रेस्ट मास एनर्जी आपको पता है ना mc² होती है, और यहां पे रखते हैं m का स्क्वायर c⁴, यानी कि mc² का स्क्वायर, इसीलिए मैंने 90 का स्क्वायर रखा इधर। अब इसको क्या करो, इधर ले आओ 125 माइनस pc, और ये है 90 का स्क्वायर प्लस p² c² का रूट, तो इसका कर दो स्क्वायर। स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो ये रूट हट जाएगा, ये आएगा 90 का स्क्वायर और ये p² c²। इधर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 125 का स्क्वायर प्लस p² c² माइनस 2ab, यानी कि 125 इंटू pc, ठीक है। तो ये देखो p² c² तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ रहा है 125 का स्क्वायर, 90 के स्क्वायर को इधर ले आओ इक्वल टू ये वैल्यू इधर ले जाओ, 2 इंटू 125 250, ये आ गया 250 pc। तो बस इसको सोल्व कर लो, pc यही तो निकालना है अपने को, गामा जो फोटोन की एनर्जी है 120 a² माइनस b², a माइनस b यानी कि 125 माइनस 90, तो वो कितना आ गया 35, और a प्लस b 125 प्लस 90 कितना हो गया 215 डिवाइडेड बाय 250। अब देख लो जो कैंसिल हो रहा है, और ये एनर्जी किसमें आएगी, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 5 से काट दें इसको 7 आएगा, ये आएगा 50, ठीक है। 5 से एक बार और काट देते हैं, ये 10 आएगा, इसको 5 से काटेंगे 4 और 1 3, तो इसको देख लो कितना आ रहा है 1 2 7 × 28 और 3 30 बटा 10 30.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऑप्शन कितना दिया हुआ है अपन को, ऑप्शन में दिया हुआ है 30 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। 30.1 अप्रोक्सीमेटली 30, सबसे पास आंसर यही दिया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ था, बहुत ही से क्वेश्चन था, एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना था। और आपको न्यूज मिली भी होगी, जो अपना एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है, जो अब मई या जून में होना था वो ट्रांसफर होके जुलाई 21 तक पोस्टपोन हो चुका है। और अपन को अभी तक कोई फॉर्म्स तो निकले ही नहीं है, फॉर्म्स आए नहीं है, और पेपर इस पेंडेमिक के कारण, कोरोना जो बढ़ रहा है उसके कारण पोस्टपोन हो ही चुका है। तो पिछले साल जैसे नवंबर में हुआ था, इस बार भी वैसे ही डिले होने के चांस है। तो ये मत सोचो कि इस बार भी नवंबर में ही होगा, हो सकता है पहले हो जाए, क्योंकि पिछले साल भी लेट हुए थे। तो पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस के लिए अप्लाई करते हैं एस्पायरेंट्स, तो दिक्कत आ जाएगी, वो कम हो जाएंगे, इसीलिए एग्जाम हो सकता है पहले भी हो जाए। तो अपन को अपनी तैयारी चालू रखनी है और प्रैक्टिस करते रहो। अब अगला जो वीडियो आएगा दिसंबर 2014 का आएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन अपने कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट में लिखो, और ऐसी अपनी तैयारी चालू रखो। अदर सब्जेक्ट्स भी साथ के साथ करते रहो, प्रीवियस ईयर करते रहो, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएं और क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि टाइमिंग पेपर में कैसे देनी है, पार्ट बी को कितनी देनी है, पार्ट सी को कितनी देनी है, अपन को पता लग जाएगा। पार्ट ए भी होता है, उसे कितना टाइम देना है, 20 मिनट काफी है, 30 मिनट काफी है, कोई 40 मिनट भी दे देता है, तो वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।